नमस्कार दोस्तों, मैं वरनाम सिंह और आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम टाइम्स। तो आइए आज आपको लिए चलते हैं संजय वन का सच भाग नंबर 4 में। आज हम आपको दिखाएंगे मेहरौली की तरफ से संजय वन में जो एंट्री होती है, जो प्रवेश हम करते हैं संजय वन के अंदर, वह रास्ता आपको दिखाएंगे और आपको दिखाएंगे इस रास्ते से जब हम प्रवेश करते हैं तो क्या क्या संजय वन के अंदर पड़ता है। जैसे ही हम यहाँ प्रवेश करेंगे तो सामने आपको दिखाई देगा ये ईदगाह आपको दिखाई देगी। यह जो है उस समय से स्थापित है जब यहाँ कभी गुलाम वंश का राज हुआ करता था। उस टाइम पर जो है यहाँ शाही कब्रिस्तान की स्थापना की गई थी। यही वो स्थान है 2 एकड़ का, जो बाद में आज़ादी के बाद वक्फ बोर्ड को ट्रांसफ़र कर दिया गया, जहाँ आज ये ईदगाह स्थापित है। तो दोस्तों इस विषय में और जानकारी लेंगे, यहाँ के जो लोग हैं उनसे पूछेंगे इस विषय में और इस संजय वन के विषय में उनकी जानकारी, क्या वो जानकारी रखते हैं। तो आइए करते हैं बात, देखते हैं कोई अगर मिलेगा तो। हाँ जी, नमस्कार सर। आप यहाँ वॉक के लिए आए? जी, संजय वन में वॉक के लिए। सर आपको इस क्षेत्र के विषय में जानकारी रखते हैं? संजय वन के यहीं पर पैदा हुआ था। तो ये जो ईदगाह है इसके विषय में आप हमें बताएं थोड़ा। ईदगाह यहाँ पर जब ये मुगल मेहरौली में रहा करते थे, मतलब रहते तो पुरानी दिल्ली में थे, लेकिन यहाँ पर सैरगाह थी उनकी, और कुछ उनके वंशज यहाँ भी बस रहे थे। तो तब उन्होंने यहाँ पर ये वक्फ बोर्ड 2 एकड़ जमीन को यहाँ पर दी थी। उसके बाद ये बना दी, इनकी 2 नमाज पढ़ी। इसके अलावा और कोई स्थान यहाँ पर है? हाँ, थोड़ी सी नीचे जाएंगे तो नजरिया पीर है और उनके साथ भीम की छलंगी भी है। और इस जंगल में पांडव भी रहा करते थे। हाँ जी, जब पांडव 14 साल के वनवास पर निकले थे इंद्रप्रस्थ में, तो इस जंगल में काफी दिन यहाँ पर है संजय वन के अंदर। संजय वन तो नाम आप पड़ गया पहले, लेकिन ये मेहरावली का जंगल था, मेहरावली बोलते। और यहाँ पर पांडवों ने यहाँ पर भीम के छलंगी, एक छोटा सा पत्थर है, मतलब जिसको कोई उठा नहीं सकता, मशीन उठा सकती है, उसको उन्होंने इस उंगली के ऊपर उठा लिया था भीम ने। और ये योग माया जी का प्रसिद्ध मंदिर भी यहाँ पर है। जब कंस को जब श्राप मिला था कि तुम्हारा 8वीं जो वरदान होगी यशोदा की, तुम्हारा वो काल बनेगी, तो कंस ने जब 8वीं संतान को मारने के लिए देखा तो लड़की थी वो, तो उन्होंने जब उसको घुमा के फेंका तो उनका जो सिर था वो यहाँ पर गिरा और धड़ गिरा विंध्याचल पर्वत उत्तर प्रदेश के अंदर। तो वो माता भगवती के रूप में बड़ा अच्छा विराजमान यहाँ पर है, पिंडी स्वरूप में यहाँ पर मंदिर विराजमान है। वही पांडवकालीन मंदिर है, वो भी पांडवकालीन मंदिर है। देखिए मेहरौली एक प्राचीन शहर है, आज से नहीं सदियों से। हम इसका इतिहास देखते हैं 375 से 514 ईस्वी, 375 से 415 ईस्वी तक भी जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का राज रहा। और यहाँ विष्णु स्तंभ की जो स्थापना की गई, आप बता रहे हैं मीरावली। तो मेहरवीर जो है उनका एक गणितज्ञ था, खगोल शास्त्री था, जिसने ये विष्णु स्तंभ की स्थापना की, जिसे आज हम कुतुब मीनार कहते हैं। तो ये जो इतिहास आप बता रहे हैं इसके विषय में चलिए प्रमाण तो मिलते हैं, लेकिन कुछ किंवदंतियां भी हैं, उनके विषय में आप क्या करेंगे? नहीं, वो तो एक वैसे हम किसी ने जो करके बोल दिया होगा, लेकिन जो सच्चाई है कि राजा मिहिर भोज ने मेहरावली को बसाया था यहाँ पर। उनके नाम से, राजा मिहिर के नाम से मेहरावली बसी थी। और उसके बाद यहाँ पर राजा अनंगमल तोमर, उनका भी यहाँ पर ताल है अंदर। पुराने समय के जो पुराना हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की संस्कृति का जो पुराने घर बने होंगे वो भी इसके अंदर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे। अच्छा, हम लाल कोट इसको बोलते हैं। लाल कोट के किले की दीवार से हमने 1-2 एपिसोड किए हैं। जी जी। तो लाल कोट की दीवार के उधर का जो क्षेत्र है वो सारा अभी भी संजय वन में, पहले भी गुरु गोरखनाथ वन के नाम से वो प्रचलित था। तो आज इसको संजय वन, जब संजय गांधी जी की मृत्यु हुई उसके बाद इसको संजय वन नाम दे दिया गया इंदिरा जी की तरफ से। तो इसके विषय में क्या आप हमारी थोड़ी मदद करेंगे? आप हमें दिखा सकते हैं कुछ क्षेत्र? बिल्कुल दिखा सकते हैं। आइए। और ये राजा पृथ्वीराज चौहान जी का किला इसको बोलते हैं अभी। हाँ जी। ये यहाँ से लेकर पूरा कुतुब मीनार और मालवीय नगर तक पूरा ही आपको जो है देखेंगे, किले के स्वरूप अवशेष आज भी मौजूद है, तो आपको पूरा दिखाई दे जाएगा। कुछ जगह पर उन्होंने मिट्टी निकाल के दीवार निकाल दी और बाकी जगह काम चल रहा है, ये SI वाले लगे हुए हैं। अच्छा, एक मंदिर हम देखते हैं यहाँ पे भी है, जब हम मेहरौली के लिए तो छोटे रेंज के बिल्कुल अंदर किसी देवी का मंदिर है, उसके विषय में हनुमान जी का मंदिर है। अच्छा, हनुमान जी का? देवी का नहीं है, हनुमान जी का है। देवी का तो मैंने बताया आपको, योग में एक योग शक्तिपीठ कुतुब मीनार के पास ही मंदिर है, जो स्टेडियम के साथ निकल के जाता है, स्कूल के पीछे वाला। और एक मंदिर जो पांडवकालीन मंदिर है, मैंने आपको बताया योग माया जी का मंदिर है, वो भगवती देवी का ही स्वरूप है। चलिए ठीक है सर, आइए जरा आप हमें दिखाइए। पूरे देश के लोग वहाँ पर आते हैं और वहाँ पर आके अपनी भगवती से अरदास लगाते हैं और वहाँ पर पूरा
मतलब उनको मनोकामना पूरी होती है। धन्यवाद धन्यवाद। और हिंदू मुसलमान एकता जो मेहरौली में फूल वालों की शहर के नाम से त्योहार मनाया जाता है। हाँ जी हाँ जी। वो दरगाह के अंदर भी चढ़ाते हैं, हिंदू वहाँ चढ़ाते हैं, और मुस्लिम की माइयों में पंखे चढ़ाते हैं। तो ये जो संजय वन है जी, इस संजय वन के अंदर हमने देखा है कि इसके चारों तरफ जो है ना काफी जब डीडीए ने दीवार की उससे पहले संजय वन में काफी चारों तरफ से लोगों ने कब्जा कर लिया इसके क्षेत्र पर। बिल्कुल। पहले तो तारबंदी की थी डीडीए ने, उसके बाद इन्होंने दीवार लगाई मजबूरन। जब लोगों ने घेराबंदी शुरू की, जमीनें कब्जानी शुरू की, तो उसके बाद डीडीए ने दीवार खड़ी की। तो उससे पहले दीवार खड़ी करने से पहले कितना क्षेत्र मेहरौली और किशनगढ़ के साथ साथ जो लगभग लोगों ने कब्जा लिया? देखिए, इसके बारे में तो कहना मुश्किल है। हाँ। लेकिन कुल मिला के टोटल जो इसका रकबा है हाँ। संजय वन का, हाँ। तो 300 एकड़ के आसपास का रकबा है। नहीं, 878 एकड़ का कुछ लाड़ूसरा का दिया था, तीनों गाँव का उसको मिला के 878 एकड़ का कितना लोगों ने खेल लिया, यह तो बहुत है लोगों ने, और वो पूरा अंदाजा कहना मुश्किल नहीं। हम देखते हैं संजय वन के किनारे किनारे आप मेहरौली कुतुब मीनार से लेके और किशनगढ़ तक जाएंगे तो संजय वन के किनारे किनारे बहुत बिल्डर फ्लैट बने हुए हैं, बिल्डिंगें बनी है दुनिया भर की बड़ी बड़ी बने हुए हैं। तो ये मान लीजिए मैं कहता हूँ कि 800 मीटर क्षेत्र कब्जा लिया या 500 मीटर क्षेत्र कब्जा लिया, तो अंदाजन कितना क्षेत्र होगा जो कि लोगों ने कब्जाया उस टाइम? 800 मीटर तो ज्यादा है, लेकिन 100 मीटर के आसपास तो अगर रेडियस में हम नापेंगे हाँ। तो 100 मीटर तो कम से कम कब्जा ही लिया होगा। 100 मीटर तो लगभग कब्जा ही लिया होगा। हाँ हाँ, 800 मीटर तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। अच्छा अच्छा। हाँ, क्योंकि रेडियस में अगर नापेंगे तो 100 मीटर कम से कम जरूर कब्जा लिया होगा। तो ये जो 100 मीटर का क्षेत्र है, अगर आज इसको डीडीए अपना अधिकार जमाए और ये कहे कि नहीं जी ये तो संजय वन की जमीन है, तो लोगों के पास डॉक्यूमेंट वगैरह उन्होंने कुछ बनवा लिए होंगे? मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन अगर डीडीए प्रयास करे, उनसे सबूत पूछे कभी आपके अगर पुराने ज्यादा लाई प्रॉपर्टी है या कुछ ऐसा कुछ दिखाओ, तो निकल सकती है जमीन, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अच्छा, दिल्ली है, यहाँ पर तो लोग अपना उल्टे सीधे चीजें बना के काम कर ही लेते हैं। अच्छा, कोई और ऐसा काम जो कि प्रकृति के विरुद्ध हो रहा है? संजय वन में बहुत सी चीजें ऐसी हैं, आपने देखा होगा डीडीए ने डेवलपमेंट बहुत किए हैं, छोटे छोटे रास्ते बना दिए ट्रैकिंग के लिए, पार्क बना दिए। तो ये जो पार्क बने हैं, क्या आपको नहीं लगता कि ये वन्य प्राणियों के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ इनका जो वन्य क्षेत्र है, जो उनके जीने का क्षेत्र है, उसको कम कर दिया डीडीए ने, तो ये वन्य प्राणियों के लिए खतरा नहीं हो सकता? नहीं, देखिए आजकल तो दिल्ली में आप जहाँ जहाँ देखेंगे वही अतिक्रमण हो रहा है सब जगह, क्योंकि मानव स्वभाव है, अतिक्रमण सब जगह लोग कर ही रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि डीडीए ने इस जमीन को बचा दिया। अगर इसको नहीं बचाते तो 100 मीटर बढ़ के 500 और 500 से 1000 मीटर भी लोगों की मनोवृत्ति है, इंसान कभी होता नहीं है। नहीं, आपने सही कहा कि डीडीए ने इसको बाउंड्री करके इसको बचा दिया, और ये मेहरौली की लाइफलाइन है। तीनों तरफ से मेहरौली रिज एरिया घोषित कर दिया गया। अब ये ग्रीन बेल्ट कम से कम कुछ तो सुरक्षित हुई, अगर नहीं करते तो ये घिरी जाती। तो देखिए, इंसानों के लिए शुद्ध वायु जरूरी है जी, लेकिन प्राणियों के लिए भी तो जंगल जरूरी है। नहीं, वो बिल्कुल आपकी बात। प्राणी जो वन्य जीव है इस क्षेत्र में, लेकिन उनके लिए तो ये खतरा है। नहीं, सबसे बड़ी बात ये कि अगर ये इसको अगर डीडीए नहीं करती बाउंड्री, तो ये धीरे धीरे ये भी बचा, ये भी नहीं बचता। तो लोग इसको धीरे धीरे चारों तरफ से अतिक्रमण कर लेते, तो प्राणी तो बहुत ज्यादा कभी हो जाते हैं। मेरे हिसाब से डीडीए को इसमें कोई दोष नहीं, डीडीए ने अच्छा करा, इसको ढूंढ लिया। और कोरोना काल के अंदर जब मनुष्य अपने घरों में रहने को मजबूर था, तो आप अगर यहाँ पर उस समय देखते हो तो बहुत हजारों लोग पूरी दिल्ली के, जो लोग अपनी ई साइकिलों से, स्कूटियों से, कारों से संजय में घूमने आया करते थे। संजय में अपने आप में बहुत ही दिल्ली में बड़ा एक बायोडाइवर्सिटी पार्क है, इसके अंदर अभी भी देखने को नीलगाय, हिरण और अन्य जानवर तो बहुत यहाँ पर ही, तरह तरह के सांप हैं, और पक्षी भी यहाँ पर जो बिल्कुल तालाब से छोटा सा बना हुआ है, उसमें पक्षी भी बहुत यहाँ पर आते हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये मेहरौली और आसपास के लाइफलाइन है। अच्छा, ये जो क्षेत्र अब हमारे सामने आया है, इसको क्या बोलते हैं? इसको नजरिया पीर बोलते हैं। और ये यहाँ पर कभी मुस्लिमों के समय में कोई पीर होंगे तो उनकी वो मजार वगैरह पे इन्होंने नजरिया पीर बनाकर और अपनी श्रद्धा का बना दिया है। आशिक अल्लाह दरगाह, आशिक अल्लाह दरगाह बोलते हैं इसमें। पहले तो नजरिया पीर मेरे ख्याल से। हाँ, नजरिया पीर बोलते हैं। इसमें भी काफी लोग दूर दूर से आते हैं अपनी श्रद्धा करने के लिए।
तो ऐसा आपको नहीं लगता कि ये इस संजय वन के अंदर जैसे मान लीजिए ये तो नजरिया पीर है, पुराना है, ऐतिहासिक है, लेकिन इसके नाम से आपने देखा होगा जंगल में बहुत सी और मज़ारें नहीं बना दी गई। बिल्कुल बना दिए और उसको रोक लगनी चाहिए। ये ठीक है, ये पुराना अगर श्रद्धा का केंद्र था तो इसको पूजा करिए, कोई दिक्कत नहीं है, पूजा करने में हिंदुस्तान में कोई किसी को रोक नहीं रहा। लेकिन अगर आप इसके नाम के ऊपर अगर जगह जगह और अतिक्रमण करेंगे और कहीं भी बाजार बनाकर या उसको कुछ पेंट करके अगर आप समझे कि इसको घेर लेंगे तो वो गलत है, प्रकृति के खिलाफ है। और ऐसी चीजों पे तो डीडीए को और मेरे हिसाब से जो अपना दिल्ली पुलिस है और स्थानीय प्रशासन को, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, डीडीए को रोक लगानी चाहिए। और जो भी इसमें कोई भी किसी भी धर्म से संबंधित लोग हों, अगर सरकारी जमीन को और ऐसी जमीन को अगर घेर रहे हैं तो बहुत अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं और आगे आगे ये मनुष्यों की जीवन के साथ खिलवाड़ है। नहीं, मैंने सुना है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शिकार करते हैं जंगल के अंदर, संजय वन के अंदर, जैसे खरगोश है, बहुत होते थे पहले, आजकल आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आपको लगता है कि लोग शिकार कर रहे हैं? बिल्कुल, ऐसे भी कुछ लोग हैं, स्थानीय लोग हैं और बाहर के भी शायद आते होंगे। तो अभी जैसा नहीं दिख रहा तो इस हिसाब से तो लगता है कि पहले जो छोटे छोटे तालाब हुआ करते थे, खबड़े जिसको हम बोलते थे देहाती भाषा में, उनमें मछलियां हुआ करती थी। बिल्कुल। तो अब कहीं भी नहीं दिखाई देती। मछलियां हैं, लेकिन तब है जब शुरू करते हैं तो आप पहले जो तालाब आता है लेफ्ट हैंड पे, जो लाड़ोसरा से आप एंट्री करेंगे तो उसमें कुछ मछलियां दिखने को मिल जाती है, जिसमें लोग दाना वाना डालते हैं अपनी धार्मिक प्रवृत्ति के हिसाब से, लेकिन कम हो रही है। कुतुब मीनार के सामने लाड़ोसराय से जब एंट्री करेंगे तो लेफ्ट को एक छोटा सा पॉन्ड बना हुआ है, तो उसके अंदर है मछलियां। अच्छा, गुरु गोरखनाथ मंदिर जी पर एक तालाब है, राम तालाब जिसको, राम तालाब, ठीक है। पहले क्या था कि जब डीडीए नहीं थी उस टाइम पे वो तालाब पूरा भर जाता था पानी से, बहुत पानी आता था, बिल्कुल भर जाता था। जब देश आजाद हुआ तो उसके बाद जो वसंत कुंज की प्लानिंग हुई तो वसंत कुंज के लिए एक रोड निकाला गया। तो उस रोड जो निकाला गया, वहाँ जो उसके स्रोत थे पानी के, वहाँ से पानी आता था उधर इस साइड, वो बंद कर दिए गए। तो उसमें पानी आना हो गया कम। तो अब बाकी बचे जो स्रोत थे वो पानी के, वो डीडीए ने बंद कर दिए। कई रास्ते ट्रैकिंग वगैरह बनाने के लिए उनको ढक दिया नालों को। तो उसके लिए कोई व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए, क्योंकि जीव जंतु बहुत पानी पीने आते हैं। बिल्कुल करना चाहिए। गुरु गोरखनाथ मंदिर जो है हमारा बहुत प्राचीन मंदिर है, और आसपास के जितने भी हमारा गौहंड है, सब जितने गांव है, सबकी आस्था जुड़ी हुई है। क्योंकि जैसे मुसलमानों की आस्था यहाँ पर है हमारे मुस्लिम भाइयों की, ऐसे हमारे हिंदू भाई, उसमें 36 बिरादरी जो है सभी की आस्था में जुड़ी हुई है और सभी लोग जाके अपनी मन्नतें मांगते हैं। मैं जो छोटा होता था पिताजी के साथ ज्यादा उंगली पकड़ने जाता था जंगल में, और राम तालाब के मेले में जाते थे। बहुत बड़ा मेला होता था, सैकड़ों हजारों लाखों लोग उसमें आते थे और उसमें हम जाके स्नान भी करते थे। उसको निकलने में ध्यान है। आज वो कुंड मुझे लगता नहीं कि उसमें पानी वानी है, क्योंकि मैं 2-3 बार गया हूँ, मुझे पानी वहाँ मिला नहीं, सूखा। और ये डीडीए ने नेचुरल, ठीक है, नेचुरल रिसोर्स है वो, और चारों तरफ उसमें पानी आता था, लेकिन डीडीए ने उसमें बीच में रस्ते और ये सड़क जो बनी जेएनयू वाली, इससे उसमें पानी आना बंद हो गया। तो अच्छा, कहना कि डीडीए को ध्यान रखना चाहिए। डीडीए की एक लाइन गई है वाटर सप्लाई की वसंत कुंज के लिए, उसके लिए एक पंप बनाया गया है उसी रोड पे, अरुणा सफली रोड पे। तो वहाँ जो है जो पंप बनाया है उसमें से पहले पानी लीक होके वो तालाब थोड़ा बहुत भर जाता था, अभी वो उसको ब्लॉक कर दिया गया। तो क्या आप सरकार से मांग करेंगे कि वहाँ दिल्ली सरकार, क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड का है वो पाइपलाइन, तो दिल्ली सरकार को वहाँ एक 4 इंची का एक पॉइंट छोड़ देना चाहिए कि उसको हफ्ते में 1 बार 2 घंटे के लिए खोल दे, ताकि वन्य प्राणियों को पानी मिल जाए, उस तालाब में भर जाए पानी। बिल्कुल, उसमें मेरी दिल्ली सरकार से पुरजोर डिमांड है और मेरी उनसे दरखास्त है, यहाँ के विधायक जी से भी, और निकम्मे मुख्यमंत्री मैं कहूँगा उनसे भी मेरी दरखास्त है कि और कुछ नहीं तो कम से कम इस दिशा में जरूर ध्यान दें, ताकि जो पुराने श्रद्धालु हैं उनका भी वहाँ पर आके उनका आस्था को चोट ना पहुँचे और वो भी आसानी से वहाँ डुबकी लगाकर स्नान करके अपना बाबा गोरखनाथ के मंदिर में अपने हाजिर लगा सकें। ये उनको जरूर करना चाहिए। 4 इंची की लाइन छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पर, और वो हफ्ते में 2 दिन चलाते हैं काफी है। जैसे भी उनको व्यवस्था करनी चाहिए, उसमें पानी कैसे आ जाए, नेचुरल रिसोर्स का भी व्यवस्था करनी चाहिए, बारिशों में वो हो जाए, प्लस साथ में वो भी हो जाए, तो जो पानी वेस्ट होता है वो उसमें हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, भूजल के अंदर वो भी उसमें ऊपर आ जाएगा, गाँव को फायदा होगा, आसपास के क्षेत्र के जो वाटर के पंप है उनको फायदा होगा। तो पहले इसलिए भूजल, बावड़ी, पानी जो इसलिए बनाया करते थे, ताकि जो अपने गाँव के आसपास जो कुएं हैं, हैंडपंप है, उनके अंदर पानी आता रहे, बोरवेल है उनको रिचार्ज होता है। पर आजकल थोड़ा सा इन्होंने रोक दिया पानी, तो उसकी दिक्कत हो रही है, पानी नालों में सीधा बह जाता है। तो इसकी तरफ जरूर ध्यान देना चाहिए। तो थोड़ा सा इसके विषय में भी आप बता दें, आइए जरा आगे देख लेते हैं।
ये यहाँ वो एक बावड़ी थी, जी। वो किस साइड में? बावड़ी तो नहीं, ये कुआं है। कुआं, हाँ। ये कुआं है सामने। यही है। हाँ, ये कुआं है, अगर दिखाएंगे कैमरे अच्छा, ये तो ये कुआं। ये दिखाओ जी कैमरामैन साहब। और ये पुराना कुआं है यहाँ पर। ये कुआं है पुराना, पहले इसको बावड़ी बोलते थे, अब इसको जो है सुरक्षित करके ढक दिया गया है। तो ये बावड़ी है। इधर आप देखेंगे तो ये नजरिया पीर है। लेकिन सही मायने में तो मेहरौली जो था ये मुगलों की शहर का हुआ करता, क्योंकि मेहरौली जो है ये दिल्ली में सबसे ऊंचा स्थान। तो यहाँ पर मुगल जो है वो गर्मी के दिनों में यहाँ पर घूमना आते। ये इस इतिहास ये बताता है, हमारी विकिपीडिया से अगर हम उठा के देखते हैं ना, तो 375 से 415 ईस्वी के बीच में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज्यकाल में महारवीर करके खगोल शास्त्री है, आप वीर बोल कह रहे हो, महारवीर करके, चलिए। लेकिन मीरा वाली उन्हीं के नाम से आकर यहाँ रहे, तब ये मीरा वाली। पहले तो वही आए थे। हाँ, पहले तो उस समय देखिए समय परिवर्तनशील होता है। हाँ। पहले तो उन्होंने ही इसकी स्थापना करी थी, मेहरौली, और मेहरावली उन्हीं के नाम से बचा था। नाम से आपको ज्ञात हो रहा होगा मेहरावली। हाँ। तो वो आते तो उनके नाम से मेहरावली बनी थी। लेकिन समय जैसे परिवर्तन होता गया वो चले गए, फिर नाम बदलता गया, मुगल शासक आ गए, उन्होंने मेहरौली कर दिया और अपना शहर का बना दिया। मैं वही कह रहा था कि बहादुर जफर यहाँ पर आप देखेंगे तो उन्होंने तमाम तरह निर्माण करवाए, बावड़ियाँ बनवाई, और अपने खुद की कब्र भी, जफर जो अंतिम मुगल बादशाह थे, उन्होंने अपनी और अपनी धर्मपत्नी की कब्र यहाँ पर बनवाई। यहाँ पर ख्वाजा कुतुब साहब जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान तो उसमें नहीं था, अफगानिस्तान की तरफ से आए थे, ईरान से आए थे सर। तो वो ईरान से उस समय मुल्तान होते हुए, उस समय भारत ही था सारा, वो पाकिस्तान का देश नहीं बना था। उस समय वो आए थे, और राजा फरीद जो अपने फरीद जो थे संत, सूफी संत, वो दोनों यहाँ पर मेहरौली में आके उन्होंने खुदा कुतुब साहब की यहाँ पर रहे हुए। तो उसके बराबर में बहादुर शाह जफर जी ने अपना महल बनवाया था, महल, और साथ में अपनी कब्र बनवाई थी, जिंदा रहते हुए। तो उनकी जो स्थान नियुक्त कर दिया था, स्थान, उनकी पत्नी तो वहाँ पर कर दिया गया, यही हमें सो रही है, लेकिन उनको जगह नहीं मिली थी। उनको अंग्रेज जो थे कैद करके रंगून ले गए। तो उन्होंने मरते समय भी कहा था कि 2 गज जमीन ना मिली, नहीं कहते। तो जिस देश के पूरे महाराजा थे बहादुर शाह जफर, उनको अपने देश में ही 2 गज जमीन मिली। ये सब भाग्य है। अपना परिचय दे देना। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद रईस है। मोहम्मद रईस है। जिला पीलीभीत का रहने वाला हूँ। यहाँ आया था घूमने, तो मुझे बताया यहाँ के बारे में, तो यहाँ आया हूँ। अच्छा, दर्शन करने के लिए जी। तो किसने बताया, कोई जानकार था आपका? हाँ, साड़ू हैं, इन्होंने बताया था यहाँ के लिए, तो आए थे, इनके डैड ने बताया था। धन्यवाद। ऐसा भी कुछ सोचना है क्या? देखिए आजा भाई जरा, इधर मुझे लगा ये पत्थर है शायद। तो दोस्तों दिखा जरा, पूरा कवर कर इसमें। ये आप देख सकते हैं किस प्रकार से संजय वन के अंदर मजारों में जाल फैलाकर जगह पर संजय वन में कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। इधर आ जाए ना, यहाँ से लो पूरा, इधर से
और ये मज़ारे जो है ये देखिए, आप देख सकते हैं इनको बनाने का तरीका, इनको आनन फानन में बनाया गया है और ये पूरी तरह से कब्जा करने की एक साजिश यहाँ पर की गई है। क्योंकि इस जंगल के अंदर केवल और केवल आशिक अल्लाह दरगाह के अलावा कोई ऐसा क्षेत्र प्रकार से मज़ारे बनाकर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। तो आप इस विषय में क्या कहेंगे? जैसे मैंने पहले कहा कि जो ठीक है, जो आस्था का केंद्र उन्होंने बना लिया, हम उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे, लेकिन ज़्यादा इसको विस्तृत करना और विस्तार करना ठीक है। कब्रें तो उस समय जो भी होता था ऊपर चला जाता था ईश्वर के पास, तो उसको दफना दिया जाता होगा। उसका मतलब ये नहीं कि जो भी दफनाया गया होगा वो पूजने योग्य ही होगा। ठीक है, हमारे यहाँ भी हिंदू धर्म में जैसे कोई आदमी अपना जीवन काल पूरा करता है तो उसको जला दिया जाता है और उसकी राख जो थी जमुना जी या गंगा जी में या कोई जो नदी पास है उसको बहा दिया जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी उस समय मुस्लिम भाई हमारे रहते होंगे, तो वो लोग जो भी अपना जीवन काल पूरा करता है उसकी कब्र बना दी जाती है। उसका मतलब ये नहीं कि जो भी गया था तो सभी लोग पूछते हैं। देखिए, आपको नहीं लगता कि ये सब पत्थर इकट्ठा करके और एक साजिश के तहत लगाए गए? हाँ, लगता तो कुछ ऐसा ही है। मेरा तो यही कहना है कि जो हमारे पीर थे, पैगंबर थे, जो सूफी संत थे, वो पूजनीय, सभी के लिए पूजनीय, वो हिंदू के लिए, मुसलमान, सब कोई भी उसको जिसको इच्छा का लगे, और ये देश स्वतंत्र है, कोई भी उसकी पूजा कर सकता है। लेकिन आप अगर हर कब्र के ऊपर ही उसको पेंट करके उसको वो बना देंगे तो वो भी कहीं अच्छा नहीं है। समाज हरित क्षेत्र है और संरक्षित क्षेत्र है, इसके बावजूद इसमें जो है ऐसी साजिशें चल रही हैं। बिल्कुल तो डीडीए को इस पर ध्यान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? बिल्कुल, डीडीए को ध्यान देना चाहिए, संबंधित रेवेन्यू डिपार्टमेंट ध्यान देना चाहिए। इसमें जहाँ पर भी ऐसे कोई जो भी व्यक्ति इसमें लगे हों उनको रोकना चाहिए कि भाई आपका एक अपने स्थान निर्धारित कर दिया, वहाँ पूजा करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब अगर जगह जगह उसको विस्तार करेंगे तो वो गलत है। चलिए आइए और देखते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ एक भाई साहब ने बताया भीम की छतंकी नामक एक जगह है, जैसे पकड़। नमस्कार जी। नमस्ते बेटा। 2 मिनट बात कर सकता हूँ आपसे? हाँ बेटे, आंटी ने कहा था अंदर कुछ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, आप कहाँ रहते हो? आप एक तो अपना परिचय दो। आप नरोली बेटे? नरोली। हाँ हाँ। तो आप कितने समय से आ रहे हो यहाँ ट्रैकिंग पे घूमने के लिए? घूमने के लिए तो बेटे हो गए 16-17 साल हो गए। 16-17 साल आप डेली आते हो? हाँ हाँ डेली। तो आपको 16-17 सालों के बीच में हाँ हाँ नरोली से लेके यहाँ तक कोई परिवर्तन दिखाई दिया किसी चीज? नहीं बेटे, मान तो कोई पिथौरागढ़ की किला राय पिथौरा, किला राय पिथौरागढ़, जिसका विस्तार चौहानों के शासनकाल में पृथ्वीराज चौहान के पिता ने करवाया था। ये आप देख रहे हैं, ये दीवार है पूरी, चलती चली जा रही है ऐसी दीवार। ये आगे तक नरोली तक निकल जाएगी आगे। और मुझे लगता है भीम की छटंकी आ गई है। ये है भीम की छटंकी, आई थिंक ये होनी चाहिए। और दोस्तों, ये है भीम की छटंकी, कभी इसके बराबर भीमसेन, भीम कभी इस छटंकी के बराबर जो है नमक एक टाइम में सेवन किया करते थे। ये देखिए, ये है भीम की छटंकी, यानी एक छटाक नमक भीम खाया करते थे, इसके बराबर। यह है महाभारत काल का पत्थर, आप देख रहे हैं। तो इस विषय में हम मनोज जी से बात करेंगे। तो मनोज जी, आपने बताया था भीम की छटंकी के विषय में, हम छटंकी पर भी आ गए। तो इसके विषय में वर्तमान में क्या इसकी स्थिति है और इसका इतिहास क्या है?
इतिहास यहाँ तक हमें बुजुर्गों ने बड़ों ने बताया है कि जब पांडवकालीन ये जो जगह थी, पांडव यहाँ पर वनों में घूम रहे थे, इंद्रप्रस्थ से जब उत्तर निकले थे, तो यहाँ पर आके उन्होंने अपने 14 वर्षों में कुछ वर्ष यहाँ बिताए। तो उस समय ये जो पत्थर मेरे पीछे आप देख रहे हैं, शिला, ये शिला एक बड़ी ऐतिहासिक शिला है। भीम जो एक बड़े बलशाली पुरुष थे पांडवों में, भाइयों में, पांचों पांडवों में, उन्होंने इस उंगली पर, इसको चिची उंगली बोलते हैं, इसके ऊपर इस शिला को उठाया था। तो आप कल्पना करें तो बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन वो उस समय के बलवान पुरुष थे और वो तो देवता से देव थे, उन्होंने अपनी शक्ति से उसको उठाया। तो ये बड़ा पूजनीय स्थान है। हम इस प्रकार से इस पत्थर का एक ऐतिहासिक महत्व है, उसे देखते हुए आज तक सरकार ने इसको किसी भी प्रकार से संरक्षित नहीं किया। तो इस विषय में सरकार से अब क्या उम्मीद? कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दीदी वालों की शायद जो अधिकारी बाहर से उनमें आए हुए हैं, कोई हिमाचल से, कोई बिहार से, कोई राजस्थान से, तो शायद उनकी जानकारी में नहीं, लेकिन ये स्थानीय व्यक्तियों से जानकारी लेकर और उस स्थान को अगर अच्छे तरह से डेवलप किया जाए, विकास किया जाए उसका, तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पर, काफ़ी पर्यटक आएंगे और ये यहाँ पर बड़ा अच्छा साधन बन सकता है। तो मेरा तो उनसे अनुरोध है स्थानीय दीदी के अधिकारियों से कि इसको भी थोड़ा ध्यान देकर इसको थोड़ा अगर विकसित करेंगे और इसकी जानकारी यहाँ एक शिलालेख बनाकर उस पर लिखी जाएगी, ताकि आने वाली जो हमारी पीढ़ियाँ हैं उनको जो हम गलत इतिहास अब तक बता रहे थे, वो खाली मुगलों का और अंग्रेजों का इतिहास उनको पढ़ाया जा रहा था। अगर हिंदू इतिहास पुराना उनको दिखाया जाएगा कि तुम्हारे जो पुराने जो बुजुर्ग थे, पुराने जो तुम्हारे वंशज थे, पुराने जो पुराने देवता थे, राजा थे, महाराजा थे, वो कहाँ कहाँ घूमे, उन्होंने कितना समय कहाँ व्यतीत कर क्या क्या निर्माण किया। जैसे कुतुब मीनार को हम देखेंगे, नया विवाह चढ़ा हुआ है, उसमें जो हमारी लोह स्तंभ लगा हुआ है वो महाराजा अशोक ने बनवाया। कुतुब मीनार भी तो विष्णु स्तंभ है। कुतुब विष्णु स्तंभ। अच्छा, इसका देखिए कुतुब मीनार के विषय में ये कहा गया है कि जो हरमीर ने बनवाया था, इसको नक्षत्रों की गणना और उसके चाल के लिए देखने के लिए बनवाया था। कुतुब मीनार में 7 खंड और 27 रोके थे, जो कि 27 नक्षत्रों को देखने के लिए बनाए गए थे। 27 मंडल इसके नीचे बनाए गए थे। तो ये साबित करता है कि ये जो है हरमीर की बनाई हुई विष्णु स्तंभ है, ना कि कुतुब मीनार। हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ कि ये जो मॉस्क है ये हिंदू मंदिरों को तोड़कर बनाया। वो 27 मंडल कह रहे, ये सही। और कुतुब मीनार के नीचे जो 27 मंडल थे उनको तोड़ के उनमें से जो पत्थर आया तो उनसे वो उसमें अगर आप जाके अगर देखेंगे विस्तार से, तो उसमें जो दीवार में मूर्तियां लगी हुई हैं और जो उसके स्तंभ लगे हुए हैं, वो भी कहीं हिंदू, कहीं ना कहीं उसमें विष्णु भगवान के, गणेश भगवान, उनकी चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं। तो उस समय आक्रांताओं ने क्या सोचकर ये किया, क्यों किया, ये नहीं करना चाहिए था उनको, उन्होंने किया तो उसका विरोध हो रहा है। जो 1192 से और 1947 तक जो इतिहास आक्रांताओं ने, अंग्रेजों ने और मुगलों ने लिखा, उसे आज संदर्भ में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, और उसको आप देखिए, मुझे लगता है कि वामपंथी विचारधारा के लोगों ने कहीं ना कहीं तोड़ मरोड़ के इतिहास को, हमारे जो नए विद्यार्थी हैं, जो हमारे देश के नए छात्र हैं, जो नए आने वाले भविष्य के हमारे भविष्य वक्ता हैं, उनको गलत इतिहास जब आप पढ़ा रहे हैं, जानकारी गलत दे रहे हैं, तो वो आगे क्या बताएंगे, वो भी इसको गलत बताएंगे। तो मुझे नहीं पता उनकी क्या मंशा है, लेकिन मुझे लगता है कि पुराना जो सच्चा इतिहास है, चाहे वो किसी पक्ष का हो, हम नहीं कह रहे भी उस किसी और पक्ष को छुपाया जाए। उनके जो अच्छे काम है वो भी बताया जाए, उनके जो बुरे काम है वो भी बताया जाए, जो दूसरे पक्ष के अच्छे काम है वो भी बताया जाए कि भी उन्होंने ये किया था, उन्होंने ये बताया। क्योंकि आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं वो उससे सीख के कहीं ना कहीं अच्छे तरह रूप से इसको करेंगे। मेरा मानना ये है। अब उनकी क्या मंशा रही है वही जानते हैं। धन्यवाद सर। मैम, आप अपना परिचय देंगे? मैं माया विनोद। आप यहाँ कहाँ रहते हैं? मेहरौली वार्ड नंबर 2। वार्ड नंबर 2। आप यहाँ डेली ट्रैकिंग के लिए आते हैं? हाँ जी। तो ये जो अभी तो खैर आप देख रहे हो, ये रास्ता उबड़ खाबड़, आगे जाएंगे तो अच्छे ट्रैक मिलेंगे आपको। तो आपको नहीं लगता कि इसको भी ठीक किया जाए? ठीक करेगा तो बढ़िया लगेगा। बहुत बढ़िया लगेगा। अच्छा, ये जो वन्य प्राणी है इस जंगल के अंदर, आप ये भी जानते हैं कि इसमें वन्य प्राणी भी रहते हैं, जंगल है तो वन्य प्राणी तो होंगे। तो जो लोग ट्रैकिंग करते हैं उनकी वजह से उनको परेशानी होती होगी, तो उसके बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए? परेशानी तो होंगे, अंदर बाहर नहीं आ सकते ना, वो अंदर अंदर ही रह सकते हैं। अच्छा, इसको हॉन्टेड प्लेस बता के संजय वन को आप नेट पे सर्च करेंगे तो हॉन्टेड प्लेस आएगा। तो हॉन्टेड प्लेस बता के इस जगह को बदनाम किया जा रहा है, उस विषय में आप क्या सोचते हैं? वैसे हॉन्टिंग तो हमें नहीं ले रहे, क्योंकि हम रोज आते हैं यहाँ पे।
हमें तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन है कुछ कुछ लोग लेडीज को छेड़छाड़ करने के लिए, क्राइम करने के लिए है, होते हैं ये। तो उनकी महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी व्यवस्था अब व्यवस्था करनी चाहिए सरकार को, पुलिस वगैरह को कुछ अपॉइंट करना चाहिए, क्योंकि है यहाँ पे ऐसे वाला भी दिक्कत है, ऐसे लोग हैं, है हमारे साथ सामाजिक तत्व भी। हाँ हाँ हाँ, आपके साथ कभी ऐसी दुर्घटना हुई? हमारे साथ है ना, दूसरे हमारे एक फ्रेंड के साथ हुई है, हमारे साथ साथ हम जा रहे थे एक दिन, उस लेडी को छेड़ने के लिए ट्राई किया था, लेकिन जेंट्स भी थे हमारे साथ, फिर थोड़ा लड़ाई वगैरह होने के चांस हो गए थे, लेकिन फिर सही हो गया, उन लोग भाग गया। तो ये हरकतें भी जंग में होती हैं? हाँ होते हैं। एक दिन एक लड़का, छोटा सा लड़का का के हाथ में कैश वगैरह थे, वो किडनैप करके ले गया, उस लड़के से स्नैच करके ले गया क्योंकि वो दारू वगैरह पी के नशा वगैरह खा के बैठ जाते हैं, हम भी ऐसे भी है बहुत। आपको भी मुझसे ज्यादा मालूम है ना सर। ठीक है मैडम, धन्यवाद। परिचय दीजिए। गिरीश। तो ये जो समस्या दंगल में रहती है महिलाओं के लिए, तो इस विषय में आप किस प्रकार की सुरक्षा प्रशासन की तरफ? नहीं, रास्ता थोड़ा सा सही करके, जो पुलिस वगैरह का थोड़ा सा ये है, वैसे तो पुलिस वहाँ बैठा रहता है, पर वो पता नहीं कुछ करता है या नहीं करता है, हमें पता ही नहीं है। हम जब भी देखते हैं तो वो वहाँ रास्ते में तो बैठ के दारू वगैरह पीते हैं, हमने कई बार देख चुका है। तो वो सब सही हो तो बढ़िया है, लेडीज के लिए भी, बच्चों के लिए भी, सबके लिए सही हो। सुरक्षा का माहौल यहाँ मतलब लगता नहीं कि सुरक्षा कम है, बहुत कम है। सेफ्टी में कमी, सेफ्टी अकेले आने में सेफ्टी नहीं है। लेकिन जो हॉन्टेड प्लेस बता के बदनाम किया जा रहा है, नहीं हॉन्टेड वगैरह कुछ नहीं है, ऐसा भूतिया जंगल तो नहीं है ना? नहीं, हम तो पूरा पार्क में घूम चुका है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। हम तो कोने कोने हर जगह जाते हैं। चलो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। मैम आप अपना परिचय दो। हमारा नाम गीता है, हम मेहरौली में रहते हैं। आप डेली ट्रैकिंग के लिए आते हैं? डेली हाँ, कभी कभी नहीं आ पाते। तो जंगल में महिला सुरक्षा के लेके कुछ इंतजाम किए गए हैं प्रशासन के द्वारा? कभी कभी पुलिस दिखती है हमें भी मोटरसाइकिल पर, और वहाँ पे चौकी बना रखी है, वहाँ पर गार्ड है। तो नहीं, अभी मेरी कुछ महिलाओं से बात हुई, यहाँ पे कोई नहीं है। हाँ, तो उन्होंने कहा स्नैचिंग वगैरह भी हो जाती है। अब ऐसे तो हम महिलाओं को छेड़ते भी हैं लोग, पता नहीं है। तो हम तो जैसे जाते ऐसे आते, कैसे आपके साथ कभी कोई ऐसी दुर्घटना तो नहीं? कुछ नहीं है। लेकिन महिलाओं की सुरक्षा सरकार को करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए। चलिए ठीक है, धन्यवाद। दोस्तों, आज आपने देखा, हमने आपको दिखाया संजय वन में मेहरौली की तरफ से जब एंटर करते हैं हम, तो एक दरगाह और उसके बाद नजरिया पीर, ये दो जगह पड़ती हैं। इसके साथ साथ ही आपने देखा होगा कि कई स्थानों पर इसी के नाम से डीडीए की जमीन को कब्जाने का प्रयास भी कुछ लोगों के द्वारा, शरारती तत्वों के द्वारा किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि ये चीजें जो है बहुत पहले से यहाँ नहीं थी, ये एक ऐतिहासिक जगह है। इसके नाम से और संजय वन में बहुत से कब्जे किए गए हैं। आपने देखा होगा, हमने आपको दिखाया, कहीं पर भी चार पत्थर इकट्ठे करके और उनको जो है मजार का नाम देकर कब्जा करने का प्रयास लगातार संजय वन में किया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें डीडीए के कर्मचारियों की भी मिली भगत हमें लगती है। तो इन सब चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए कि साजिशें, तालियां कभी एक हाथ से नहीं बजती, साजिशें कभी अकेला कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। साजिशों के पीछे बहुत लोग मिले होते हैं, और इसमें कहीं ना कहीं पुलिस और डीडीए, इन दोनों की भी मिली भगत दिखाई देती है। तो हमें उम्मीद है कि डीडीए और पुलिस के लोग इस विषय में ध्यान देंगे और इन कब्जों को छुड़वाएंगे, और भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई कब्जा इस क्षेत्र में न होने दिया जाएगा। इस उम्मीद के साथ मैं हरनाम सिंह, कैमरामैन मनोज संसलवाल के साथ नजरिया पीर से दिल्ली क्राइम टाइम्स के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।